हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ाएंगे आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति का युग। और इस लेसन का जो आज का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है। इससे पहले जो हमने आपको टॉपिक कराया था वो कराया था औद्योगिक विकास का अनूठापन। आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा और लास्ट जो टॉपिक है वो है वस्तुओं के लिए बाजार, मार्केट फॉर गुड्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बाज़ार में वस्तुओं की क्या कंडीशन होती है और उसको जो है जब कोई नई चीज़ बाज़ार के अंदर आती है तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके प्रचार प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयत्न किया और किस प्रकार भारतीय बुनकरों व दस्तकार मतलब हाथ से कार्य करने वाले व्यापारियों व उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया था। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं उस समय की जब भारत पर ब्रिटिश सरकार का कब्ज़ा था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीय जो बुनकर थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उन पर जो है नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई। फिर इसका जो है इसका विरोध जो है भारतीय लोगों ने किया था। वो किन किन रूप में किया? आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल को बाज़ार में फैलाने का प्रयत्न किया भारतीय व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने। ठीक है, जब नई वस्तुएं बनती हैं तो लोगों को उन्हें ख़रीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। देखिए, अगर कोई नई चीज़, नया प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो लोग तो उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रयत्न करेंगे कि लोगों को जो है वो पसंद आए और उसको जो है वे ख़रीदें। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की आवश्यकता है, इसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, जब कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया उत्पादन बना रहे हैं तो बाज़ार में उसको बेचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार वस्तुएं सिर्फ बनने से ही नहीं बिकती और न ही अच्छी बनने से। इनकी बिक्री के लिए आवश्यक होता है कि उस वस्तु का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अगर कोई हम नई चीज़ बना रहे हैं, नई वस्तु बना रहे हैं तो अपने आप तो बिकेगी नहीं, क्योंकि लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, और ना ही अच्छी बनने से बिकेगी। हमने कोई अच्छा प्रोडक्ट बना दिया कि इसे बेचना है, वो जब भी नहीं बिकेगा, इतने उसका हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, वो नहीं बिकेगा। ठीक है ना। नए उपभोक्ता उत्पन्न करने का विज्ञापन सबसे उपयुक्त साधन है। जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को आवश्यक और वांछनीय बना देता है। विज्ञापन लोगों की सोच बदल देते हैं और नई आवश्यकताएं उत्पन्न कर देते हैं। आज हम एक ऐसे विश्व में हैं जहां चारों ओर जैसे अखबार, पत्रिका, होर्डिंग, दीवार, टेलीविज़न के पर्दों पर सभी स्थानों पर विज्ञापन ही छाए हुए हैं। परंतु हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि औद्योगिकरण के प्रारंभ से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाज़ारों को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो होगी बनेगी तो उसके लिए, उसको बाज़ार में बेचने के लिए उसका प्रचार प्रसार करना आवश्यक होता है। जैसे कि आप देखते हैं अपने अखबार के अंदर, पत्रिका के अंदर, होर्डिंग के अंदर, दीवारों पे छाप देते हैं, लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, टेलीविज़न पर। ठीक है, तो आप जो है विज्ञापन बहुत सारे देखते हैं, तो इनके ज़रिए से ही, इसके अनुसार ही जो है चीज़ें जो है पॉपुलर हो जाती हैं, लोगों को सामने आ जाती हैं, तो लोग जो है उन्हें ख़रीदने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि ये विज्ञापन है, ठीक है, इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है। तो ये जो है
बच्चों की वस्तुओं का प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था। देखिए, अगर हम बात करते हैं पहले टाइम की, तो बच्चों की जितनी भी चीज़ें आती थी तो उसके ऊपर जो है बाल कृष्ण जी के बचपन के जो फोटोज हैं वे लगा दिए जाते थे, जिससे जो है प्रोडक्ट जो है ज़्यादा पॉपुलर हो जाता था और बिकने लगता था। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का लाभ यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन का स्थान पता चल जाता था। लेबल ही वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रतीक होता था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती थी। ठीक है, देखिए मैनचेस्टर जो कंपनी थी वो ब्रिटिश कंपनी थी और उसने जो है भारत के अंदर जब अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, उत्पादन बेचना शुरू किया, तो उसने क्या करा, भारतीय देवी देवताओं की जो है तस्वीरें लगा देते थे, जिससे क्या होता था भारत के अंदर जो पॉपुलर हो गई और लोग जो उनको ख़रीदने लगे। देखिए ये जो इसमें लेबल है ये था, मैनचेस्टर कंपनी जो थी उसका लेबल था 20वीं सदी का आरंभ। जब 20वीं सदी शुरू हुई तो उस समय जो है मैनचेस्टर कंपनी ये वाले जो है अपना लेबल लगाती थी। इसमें जो है भारतीय देवी देवताओं कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती की चित्रित किया गया था। देखिए इसके लेवल के अंदर जो है भारतीय देवी देवताओं, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की तस्वीरों को चित्रित किया गया था। ठीक है, दूसरा वाला जो हमारा लेवल है ये भी मैनचेस्टर कंपनी का है। इसमें जो है उन्होंने भारतीय जो राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, उनकी फ़ोटो जो है लगाई थी। और ये जो उनका मैनचेस्टर की जो एक चाल थी वो कि भारत के अंदर अपने वस्तुओं को कैसे बेचना है, अपने उत्पादन को कैसे बेचना है, तो मैनचेस्टर जो कंपनी थी वो भारतीय देवी देवताओं की, राजा महाराजाओं की जो है तस्वीर लगाकर जो है भारत के बाज़ार के अंदर बेचते थे। ठीक है, जिससे कि भारतीय ख़रीदारों को ऐसा लगे कि ये चीज़ जो है अपनी है, उससे जो है अपनापन जो है लगता था। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें मुख्य रूप से होती थी। देवी देवताओं की तस्वीरों के बहाने निर्माता ये दिखाने का प्रयास करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उन वस्तुओं को खरीदें। भगवान कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का लाभ ये होता था कि विदेशों में भी बनी वस्तुएं भी भारतीयों को जानी पहचानी लगती थी। ठीक है, जैसे कि हमने बताया आपको, भारतीय बाज़ार के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो विदेश से बनकर आती थी, लेकिन उसके ऊपर जो है भारतीय देवी देवताओं के, राजा महाराजाओं की जो तस्वीरें होती थी, तो भारतीय लोगों को ऐसा लगता था कि ये चीज़ जो हमारी जानी पहचानी है, अपनी है। तो भारतीय जो ग्राहक था वो उनको आसानी से ख़रीद लेता था। ये जो आपके सामने जो लेबल है, तस्वीर है, ये है सनलाइट साबुन का कैलेंडर। ठीक है, एक साबुन आता था उस टाइम पे, तो उसका नाम सनलाइट था। तो उसके ऊपर जो ये भगवान विष्णु जो है उसके ऊपर छपे हुए थे। 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, परंतु कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो अनपढ़ थे। ठीक है, चाय की दुकानों, दफ्तरों, मध्यवर्गीय घरों में ये कैलेंडर लगे होते थे। इन कैलेंडरों को लगाते थे। उस कैलेंडर से प्रदर्शित विज्ञापन को भी हर रोज़ पूरे वर्ष देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी। अब देखिए इस कैलेंडर को, इस स्लोगन को जो है, ये जो है एक भारतीय मील में बने कपड़े का लेबल है। ठीक है, इसमें एक देवी अहमदाबाद के मील से बना कपड़ा दान कर रही है और लोगों से भारत के बने कपड़े के प्रयोग का आह्वान कर रही है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कंपनी अपने अपने कैलेंडर लगाती थी। इस कैलेंडर में जो है देवी जो है
अहमदाबाद की एक मिल के बने कपड़े जो है दान कर रही है और उन कपड़ों को खरीदने के लिए जो है लोगों को प्रेरित कर रही है। ठीक है ना। निष्कर्ष, कंक्लूजन, भारतीय औद्योगिक क्रांति के पश्चात उद्योग का युग अति शीघ्रता से बढ़ा। बड़े बड़े तकनीकी परिवर्तन भी हुए और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आना प्रारंभ हो गई। नई नई फैक्ट्रियों का निर्माण होना इस युग की विशेषता है। परंतु जैसे कि आपने अध्ययन किया है कि इस युग में हाथ से बनने वाली वस्तुओं और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। ठीक है। तो आपने जो है इस टॉपिक में पढ़ा है कि कोई भी वस्तु को जो है बेचने के लिए बहुत सारी जो है मेहनत करनी होती है, जैसे कि प्रचार प्रसार करना टीवी के अखबार के ज़रिए। ठीक है ना। तो इसमें आपने ये पढ़ा है कि नई वस्तु कैसे जो है पॉपुलर किया जाता है, कैसे जो है लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।